Hello and good evening. Good evening, yeah. Good evening and welcome to Spirituality and Healing Meet. I'm Shashidhar, your host. So good evening and welcome. How are we? Fine, good. Good, Fine very as good. usual. Excellent, Happy. excellent as usual. So welcome Tony. Welcome Preeti. Good evening. Good evening. Welcome Harishi. You're joining us new today. Yeah. Yeah. Good evening. Good evening Kavan. Good evening Gayatri. Good evening. Okay, and there is someone else. आपका पूरा नाम नहीं आ रहा है. Ajay. 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 Okay. Ajay, my friend. Okay, Ajay. Okay, fine. Ajay, good evening. Welcome. You're from Bombay, and Kavan is from Bangalore, and Gayatri is from Baroda. So we have some people from out of station, and we have a new guest today. So Mr. Harish, right? So welcome all of you. And let's start from where we left last week, and just to do we are doing a quick recap. तो हम अभी तक क्या देख रहे हैं. हमने ये प्रोग्राम शुरू किए थे करीब सितंबर में. 3 महीने हो गए हैं और काफी लोग हैं जो 3 महीने से लगातार अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम, राइट. तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक पहुंची है उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, राइट. तो हमने ये शुरू किया था स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग मीट. उसका एक एजेंडा था. तो उसका एजेंडा में प्रेजेंटेशन से ना जाके आई विल सिंपली शेयर सो दैट पीपल आर अवेयर ऑफ इट. ओके, तो हमारा ये एजेंडा क्या था स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग मीट का. कौन बताना चाहेंगे ये? सबसे पहले कौन जुड़े हुए हैं हमारे से? टोनी, यू आर देयर. प्रीति जी आप हैं, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या एजेंडा था हमारा इस प्रोग्राम का, एंड जो भी आप शेयर करना चाहें कि प्रोग्राम शुरू हुआ था तो कैसे शुरू हुआ था, क्या क्या हमने देखा है इसमें, और हमारी जर्नी कहाँ पहुंची है. कोई बताना चाहेंगे? हमेशा मैं ही बोलता हूँ. एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर? No? So I will do the honors. Yeah. Okay. तो हमारा या वेलकम रेणु प्रभा जी. गुड इवनिंग. आप पिछले हफ्ते मिसिंग थे, राइट. अभी मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, सो इन केस यू वांट टू शेयर समथिंग आपको अपना अनम्यूट करना होगा अपने आप को, एंड देन वी कैन शेयर. ओके, तो एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर समथिंग, देन हम फिर चलेंगे रिकैप करने या जो भी है. कोई भी शेयर करना चाह रहे हैं? लास्ट हफ्ता कैसा था? गुड, बैड, अगली? अच्छे रिजल्ट्स आए, ब्रेक थ्रू मिला कोई, या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, नॉर्मल रिजल्ट्स थे, या कोई अच्छे थे, नॉट बैड, नॉट टू गुड. ओके, जैसा सोचा था वैसा था. जैसा सोचा था वैसा हुआ. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है ये भी. सो मीटिंग योर एक्सपेक्टेशन इज आल्सो वेरी गुड. सो वेलकम कावन. गुड इवनिंग. सो एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर समथिंग? लास्ट एक हफ्ते में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, अगर कुछ हुए हैं तो. भैया, हाँ जी. द बेस्ट पार्ट जो मैंने अपना इस जर्नी में के बाद इस वीक में मतलब रियलाइज किया या इंट्रोस्पेक्ट किया वाज कि जैसे कुछ चीजें होती हैं, चल रही हैं, लेकिन कोई चीज अगर कहीं पे स्टक भी होती थी ना, तो पहले वो पाइल अप होता था और वो फ्रस्ट्रेशन और टेंशन, मतलब वो चीजें ना दिमाग से ही नहीं निकलती थी. अब तो अभी बात आई और खत्म हुई और दैट इज इट. जब होना होगा हो जाएगा सोचकर फिर वो आगे मूव ऑन. दैट इज नॉट स्टिकिंग टू मी. वेरी गुड. तो जस्ट टू हाईलाइट व्हाट प्रीति जी हैज जस्ट शेयर्ड कि वी नॉर्मली गेट एंटैंगल्ड, और हम या उसमें फंस जाते हैं सिचुएशन में, लाइफ सिचुएशन में. सिचुएशन उतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम फंस जाते हैं उसमें, इसलिए वो लगने लगती है. तो बहुत जरूरी है कि हम सिचुएशन में ना फंसें, कि हम देख लें सिचुएशन क्या है, एंड उसको प्रॉपर एक्शन या सोल्यूशन ढूंढने के बाद उससे थोड़ा सा क्या बोलेंगे, नॉन अटैच होके उसको. हाँ, तो नॉन अटैचमेंट की बात आई थी, बहुत हमने इस पे डिस्कस किया हुआ है, राइट. तो नॉन अटैचमेंट इज समथिंग व्हिच विल हेल्प यू टू अचीव दिस. और ये कैसी आएगी नॉन अटैचमेंट? क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो डिजायर रहेगी तो अटैचमेंट आ जाती है. तो हमको थोड़ा सा अपने आप को अवेकनिंग वाले मूड में, यानी कि अवेकनिंग वाले सिचुएशन में आना पड़ेगा, कि हम अवेयर हो जाएं हमारी लाइफ में क्या हो रहा है सिचुएशन को. तब हम उससे नॉन अटैच होने के लिए सही माइंडसेट हमारा होगा, करेक्ट. तो बहुत बढ़िया, इसके ऊपर और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एज वी गो ऑन. बट वंडरफुल प्रीति जी, सो गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू. सो गुड जॉब डन. तो अच्छा जर्नी है, अच्छा प्रोग्रेस है, इफ यू सी दैट, राइट. ओके, एनीबॉडी एल्स? एंड वेलकम विशाखा जी. एंड एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? Thank you.
Anybody else who wants to share something? कुछ भी शेयर करना चाह रहे हो? अच्छा बुरा, गुड बैड अगली, कुछ भी? Okay, so now let us look at what we were the main agenda. हम पूछ रहे थे कि इस main spirituality and healing meet का main agenda क्या था. तो हमारे 3 major agenda थे जो हमने शुरुआत में establish किए थे. Number 1 of course was first understanding the spiritual laws and our spiritual journey. Okay, that was the first and the most foremost. Second हमने देखा था कुछ या हमारे healing के कुछ modalities होते हैं, क्योंकि spiritual healing के basics क्या हैं, क्योंकि I'm an expert in that. As I was sharing, most of the people know it. I'm a Reiki master, I'm a life coach, I'm a spiritual healer, so I do a lot of spiritual modalities. तो spirituality का एक basic, spiritual healing का एक basic understanding मैंने उसका देना था. That was the second agenda. And third agenda was some meditation techniques. क्योंकि मेडिटेशन में अक्सर लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो सारी दुनिया भर की परेशानियां आ जाती हैं. उस समय तब तक खाली होता है दिमाग, मेडिटेशन के लिए बैठो तो बैठा नहीं जाता है. तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं लोगों की मेडिटेशन में. तो वी सॉ सम बेसिक स्टेप्स ऑफ हाउ वी कैन go ahead in the meditation. So meditation is a very important and very essential tool for spiritual journey. अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अपनी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जर्नी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत ही आसान टूल है, बट इसको स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से सीखना पड़ता है, तब आप आसानी से इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं. राइट, तो ये 3 हमारे मेजर एजेंडा थे. एंड जस्ट टू रिकैप, स्पिरिचुअल जर्नी में जब हमने देखा तो सबसे पहले हमारा पहला लेसन हमने जो सीखा था वो क्या था? वी आर नॉट, कौन बोलना चाहेंगे? ये तो सेंटेंस याद होना चाहिए, तो पंचलाइन थी. ट्रायून बीइंग्स. वी आर ट्रायून बीइंग्स. वेरी गुड. तो हम ट्रायून बीइंग हैं, नंबर 1. इसको भी थोड़े से एक्सप्लेन करते हैं आगे. और एक और मेजर स्टेटमेंट थी जो हमने सीखा था इसमें स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, वो क्या था? We are spiritual beings. वेरी गुड. पूरा सेंटेंस. We are spiritual beings learning to be humans. So we are spiritual beings learning or seeking for human experience. So seeking to be human. तो अक्सर हम क्या सोचते हैं कि हम शरीर हैं और हमारी एक आत्मा है. तो ये थोड़ा सा गलत परसेप्शन है. हम एक्चुअली में वी आर द सोल. हम एक आत्मा है और हमारी बेसिक आइडेंटिटी है वी आर ए सोल, और हम ह्यूमन बॉडी में हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं. तो जर्नी हमारी बॉडी की नहीं है. जर्नी की बॉडी की जर्नी होती तो वो होता 1965 में पैदा हुए और 2050 में मार गए. दैट्स द एंड ऑफ इट. तो 2 डेट्स के बीच में जो डैश है वो आपकी लाइफ हो जाती, लेकिन वो लाइफ नहीं है, वो बॉडी की लाइफ है. करेक्ट. सोल की लाइफ कहाँ से है? सोल की लाइफ है कई जन्मों से चल रही है. मे बी 1000 years, 2000 years, 5000 years, 10,000 years, you don't know. तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर एज, यू वोंट नो, क्योंकि अगर आप अपने आप को सोल मानते हैं तो आपको अपनी एज का पता ही नहीं होगा. लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जन्म पे जन्म हम लिए जा रहे हैं और कई ह्यूमन लाइफ हम बिता चुके हैं. तो 1000 years, 2000 years, 5000 years could be our age. तो ये क्या है? ये स्पिरिचुअल जर्नी है. तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पिरिचुअलिटी में, हु एम आई एम ए सोल इन ए ह्यूमन बॉडी सीकिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. ओके. और वो क्यों है? कुछ कार्मिक लेसन सीखने हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करनी है. और सोल की जर्नी क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन. तो एक ही है पर्पस सोल का कि अलग अलग जन्म लेते हुए, नए नए कार्मिक लेसन सीखते हुए, लोगों के साथ कार्मिक डेट्स को पूरा करते हुए अपनी सेल्फ रियलाइजेशन अचीव करनी है. दिस इज द पर्पस ऑफ द सोल. राइट. तो ये सोल है. फिर हमने देखा कि हम क्या हैं. अगर हम देखें तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ. तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आता है हमारा जो अभी प्रीति जी ने शेयर किया. वी आर ट्रायून बीइंग्स. ट्रायून बीइंग्स का मतलब वी आर इनटू 3 पार्ट्स. सबसे पहला और जो एसेंशियल पार्ट है वो हमारा सोल लेवल पे. उसके बाद वी एग्जिस्ट इन द माइंड लेवल एंड देन द बॉडी लेवल. तो फिजिकल लेवल पे हम एक दूसरे को देखते हैं, पहचानते हैं, नाम से बुलाते हैं, व्यवहार एक दूसरे के साथ जैसे करते हैं. तो ये क्या है? ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में है. तो फिजिकल बॉडी इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस. यहाँ पे हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शंस करते हैं. राइट. तो ये हो गया फिजिकल वर्ल्ड एंड बॉडी. तो बॉडी इज द मोस्ट फंडामेंटल एग्जिस्टेंस के लिए. और बॉडी को हम जानते हैं 5 तत्वों से बना हुआ है ये. यस. क्या तत्व हैं? कौन बताएंगे? ये तो सिंपल है. अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश.
अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। लेकिन अगर हम सीक्वेंस में बोलें तो नीचे से अगर हम बोलेंगे, नीचे से मतलब चक्रास के हिसाब से अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी, पृथ्वी, और ये होगा आपका, अगर चक्रास की हम बात करें 7 मेजर चक्रास होते हैं बॉडी में, तो ये रूट कनेक्ट करता है रूट चक्र, चक्र। राइट। तो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी है, और वो है हमारा मूलाधार या रूट चक्र से कनेक्टेड। ओके, और ये सबसे बेस एलिमेंट है बॉडी का, विच इज द अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी। सेकंड क्या है? Sacral, that is चक्र, water. वाटर एलिमेंट धरती से ऊपर जो आता है वो है आपका जल, और वो है आपका सेक्रल चक्र इसको बोलते हैं, या हारा चक्र इसको बोलते हैं, स्वादिष्टान चक्र हिंदी में बोलते हैं। ओके, और ये वाटर एलिमेंट है जी। इसके ऊपर अग्नि, सोलर प्लेक्स अपना। वेरी गुड, सोलर प्लेक्सस, अग्नि, फायर एलिमेंट। ओके, हार्ट, नेक्स्ट हार्ट चक्र, वायु, वेरी गुड। तो हार्ट चक्र, अनाहत चक्र बोलते हैं, वायु, एयर एलिमेंट, एंड थ्रोट चक्र, आकाश। वेरी गुड, थ्रोट चक्र, आकाश, विच इज स्पेस। तो वेरी गुड रेणु प्रभा जी, बहुत बढ़िया, आपको याद भी है और बिना नोट्स देखे बोला तो बहुत अच्छी बात है, राइट। गुड। सो दिस इज द बेसिक एलिमेंट्स। बॉडी के हमारे 5 तत्व हैं और ये चक्रास के साथ कनेक्टेड हैं, तो बहुत जरूरी है कि हमको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हु वी आर। फिजिकल बॉडी, वी आर कनेक्टेड विद द, कंट्रोल्ड बाय द 5 चक्रास इन अवर एनर्जी बॉडी। तो फिजिकल बॉडी है आपका, जिसको अन्नमय कोश बोलते हैं अगर आप थोड़े से टेक्निकल जाना चाह रहे हैं, और जो हमारे चक्रास हैं वो हमारे हैं प्राणमय कोश में, राइट, एनर्जी बॉडी। ओके, तो एक हो गया हमारा अन्नमय कोश, एक हो गया हमारा प्राणमय कोश। तो यहाँ पे एनर्जी बॉडी की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया है। उसके बाद आता है हमारा मनोमय कोश, विच इज द माइंड। ओके, तो अगर माइंड की बात करें तो माइंड को भी हम जानते हैं कि 3 एलिमेंट्स होते हैं माइंड के। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, किस किस को याद है देखता हूं मैं। तो 3 एलिमेंट्स माइंड के कौन से हैं, कौन बताएंगे? 3 एलिमेंट्स ऑफ द माइंड, एनीबॉडी? ईगो, इंटेलेक्ट एंड इमोशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर अगर उसको क्रम में बोलेंगे तो हम बोलेंगे ईगो, इमोशन एंड देन इंटेलेक्ट। क्यों? क्योंकि ईगो जो है सबसे बेस तमोगुण है, तमोगुण के पूरा टोटल है वो, और वो होता है स्थित आपका कहाँ, नेवल या सोलार चक्र। तो ईगो कहाँ पे आया आपका, नेवल या सोलार चक्र में। ओके, उसके ऊपर आता है हमारे इमोशन, विच इज रजोगुण, रजोगुण है, और वो है आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र जो है। उसके बाद आता है थर्ड एलिमेंट जो इंटेलेक्ट है, वो है आपका थर्ड आई चक्र, विच इज द 6th चक्र। नीचे से अगर हम गिनेंगे तो रूट चक्र फर्स्ट है, एंड 6th इज द थर्ड आई चक्र, और द आज्ञा चक्र जो सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर कंट्रोलर बोलते हैं, दैट कंट्रोल्स ऑल द लोअर चक्रस। तो इंटेलेक्ट हो गया। तो माइंड के 3 एलिमेंट्स हैं, ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट, एंड दिस इज गवर्न्ड बाय द 3 मेजर चक्र। तो हाईएस्ट चक्र कौन सा हुआ हमारा, जो लाइफ को हम जी रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे जो आता है चक्र, दैट इज द थर्ड आई चक्र। तो ये थोड़ा सा एक रिकैप था जो हमने काफी सेशंस में सीखा था, अभी मैं फास्ट रिकैप कर रहा हूँ। तो हरीश जी, अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, ये मत सोचिएगा कि कैसे पूछूं, कुछ संकोच नहीं कीजिए। कुछ भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो ये बेसिक चीजें जो हम कर चुके हैं, तो एक रिकैप कर रहे हैं ताकि आप उसमें जल्दी से अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए, राइट। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, तो माइंड क्लियर हो गया हमारा, एंड बॉडी एंड माइंड दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, थर्ड लेवल पे आते हैं, सोल। सोल के प्रेजेंस आपको कहाँ से फील होनी शुरू होती है, कौन बताना चाहेंगे? अब ये सवाल शायद इसका आंसर मैंने पहले नहीं दिया है, तो आप थोड़ा सा सोच के बताएंगे कहाँ पे, या ये पूछता हूँ सोल की एक्सपीरियंस आपको किन चक्रास में एक्सपीरियंस होता है, दैट इज द क्वेश्चन। सो थिंक अबाउट इट। चक्रास, हाँ जी, top 3 chakras. टॉप 3 चक्रास। ओके, Seat is here. सीट इज हियर, थर्ड आई चक्र, and it is satoguni. It is with the satogun. वेरी गुड। तो सोल के जो क्वालिटी हैं वो उसको हम बोलते हैं सतोगुण आत्मा। तो सीट ऑफ द सोल इज थर्ड आई। तो थर्ड आई चक्र जो है आपका, यहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती हैं माथे के बीच में, सेंटर ऑफ द फोरहेड, इसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र। दिस इज द सीट ऑफ द सोल। यहीं पे इंटेलेक्ट भी होता है। तो माइंड का जो हाईएस्ट लेवल है इंटेलेक्ट, वहां पे आपका सोल का सीट है। बट सोल की प्रेजेंस कहाँ से फील होती है? वो तो सीट है, यहाँ घर है, तो घर से एक ऊपर एक नीचे भी जा सकता है ना वो। तो सोल की प्रेजेंस कहाँ कहाँ फील होती है? हार्ट से,
हार्ट से। हार्ट से। ब्रिलियंट, वंडरफुल। क्योंकि देखिए हार्ट है बैलेंसिंग चक्र, अभी हम पीछे कुछ प्रोग्राम से भी बात कर चुके हैं ये, है ना। हार्ट इज द बैलेंसिंग चक्र। 3 लोअर चक्रास हैं, तो रूट चक्र हो गया, सेक्रल हो गया और सोलर हो गया। उसके बाद हार्ट बैलेंसिंग चक्र है। उसके बाद हार्ट के ऊपर जो है 3 डिवाइन चक्रास, यानी कि Divine हायर chakras. कॉन्शियसनेस चक्रास। थ्रोट चक्र हो गया, थर्ड आई चक्र हो गया और सहस्रार यानी कि सहस्रार, क्राउन क्राउन चक्र चक्र। हो गया। तो वो तो तीनों डिवाइन है ही हैं, लेकिन प्रेजेंस कहाँ से शुरू होती है? हार्ट चक्र से। क्योंकि आपको अनकंडीशनल लव की जो एक्सपीरियंस होता है वो हार्ट चक्र से होता है। तो हार्ट चक्र इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सोल। इसीलिए जब आप कोई भजन सुनते हैं या कुछ भी आप कोई भी डिवोशनल काम करते हैं, तो आपको इमीडिएट थोड़ा सा आपको देखिए, जैसे कोई भजन सुनते हुए किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो नहीं रहे होते लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्यों आ रहे हैं। फिर वो कहते हैं यार मैं वीक हो गया क्या इमोशनली। इमोशनली वीक नहीं हुए। जब आप भजन सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपको वैराग्य connect with की the divine. फीलिंग आती है। यू कनेक्ट विद द डिवाइन। सो वैराग्य, नॉन अटैचमेंट वाला जब भी फीलिंग आएगा आपको, तो आपके आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे। इसीलिए कोई भजन में लीन हो जाता है तो ही गेट्स लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट टू द वर्ल्ड। तो वो आप टीयर्स में आ सकते हैं। तो आंसू जरूरी नहीं है दर्द से ही आए, खुशी के भी होते हैं और वैराग्य के भी आंसू होते हैं, राइट। तो ये वैराग्य के आंसू हैं जो आ रहे हैं। तो भजन सुन के जब कोई किसी का हार्ट चक्र खुल रहा होता है, दैट इज अ साइन। तो हार्ट चक्र में सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है आपको डिविनिटी, एंड देन हायर चक्रास में तो खैर उसकी सीट है ही है। थ्रोट चक्र में भी आएगा, देन थर्ड आई में भी आएगा, और क्राउन में तो खैर वननेस है। तो क्राउन चक्र इज फॉर द वननेस विद द डिवाइन। क्लियर? So Yes. this is the level of the movement of the chakras and the seat of the soul. तो हम तीनों लेवल को हम समझ गए हैं। सबसे पहले बॉडी को, फिर माइंड को और फिर सोल को। तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अगर हमको कॉन्शियसनेस को लेके जाना है, आपके मान लीजिए मूलाधार से आपको अगर जाना है सहस्रार तक, ये आपकी जर्नी है। तो इसके लिए लेवल्स क्या क्या हमको क्रॉस करने होंगे? पहले हमको अपने 5 लेवल जो हैं शरीर के, इनको ट्रांसेंड करना होगा। ट्रांसेंड का मतलब क्या है? इसको पार करना होगा, ठीक है। तब तक आप जब तक लेवल बॉडी के लेवल से ऊपर नहीं उठते हो, तब तक आपको डिविनिटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। सेल्फ रियलाइजेशन तो छोड़ दीजिए, डिविनिटी का ही एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जो हम मैक्सिमम लोग जो संसार में फंसे हुए हैं या बंधे हुए हैं मोह माया में या बंधनों में, उनको उनकी कॉन्शियसनेस पहले 3 लोअर 3 चक्रास में ही रहेगी। वे संसारिक है। सुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था मान लीजिए, योग मार्ग। या मोह माया मान लीजिए, या बॉन्डेज मान लीजिए। इसको बहुत पावरफुल वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बॉन्डेज, करेक्ट। तो बॉन्डेज में आपके नीचे के जो 3 चक्रास हैं, संसार, तो संसार कहाँ से आता है? बॉन्डेज 3 लोअर चक्रास से आता है। हार्ट चक्र में आते ही आप थोड़ी सी फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लव, अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस होगा, ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस होगा और फॉरगिवनेस एक्सपीरियंस होगा। तो आप नीचे के चक्र से निकल के ऊपर आ जाएंगे। ये लाइफ वे कैसी हो जाएगी आपकी हार्ट चक्र में आके कॉन्शियसनेस में, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। संसार में रहेंगे पर संसार से थोड़ा हटके। तो ये आपका हार्ट चक्र की कॉन्शियसनेस आ जाती है। और यहाँ तक की जर्नी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आप अपने नेगेटिव तमोगुण से बाहर निकल के अनकंडीशनल लव, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस के माध्यम से हार्ट चक्र की जर्नी पे आ सकते हैं। और एक बार आपका हार्ट चक्र में एंट्री हो गई या आपको एक्सपीरियंस आ गया हार्ट चक्र के कॉन्शियसनेस का, देन द जर्नी बिकम्स इजियर। क्योंकि हायर चक्रास में वहां से जाना आसान है, हाईवे की रोड है जैसे। तो हाईवे अगर मिल गया आपको तो फिर आपकी बड़ी जर्नी स्मूथ हो जाती है। उससे पहले बहुत गड्ढे आएंगे, गिरोगे भी, फिसलोगे भी, बार बार ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि संसार आपको नीचे खींच लेगा, करेक्ट। तो यहाँ तक की हमारी जो डिस्कशन थी ये हम कर चुके हैं। मेडिटेशन के हम कुछ टेक्निक्स सीख चुके हैं और कुछ हीलिंग मोडालिटीज भी आपको जो मैं बता चुका हूँ कि जो यहाँ से मैं अपने लोगों को या हीलिंग्स को हेल्प करता हूँ जब वो लाइफ में फंसे हुए होते हैं। लाइफ में 3 मेजर एरियाज हैं हमारे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। और अक्सर जो लोअर चक्रास में होते हैं वो इन्हीं परेशानियों में घूमते रहते हैं और सारी जिंदगी उन्हीं चक्रास में बिता सकते हो। एक जन्म नहीं, अब कई जन्म बिता सकते हो यहाँ पे, करेक्ट। तो जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हम यहाँ से इन लोअर चक्रास से निकल के हायर चक्रास की कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली हम सारे वो जिज्ञासु हैं, क्यूरियस लोग हैं जो वहां से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप कहाँ पे हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन कहाँ पहुंचना है वो मालूम होना चाहिए। अब वो पता नहीं कितने जन्म लगे, फर्क नहीं पड़ता।
Like when I started my journey, I was very clear. मेरे को क्राउन चक्र तक पहुंचना ही है, वननेस विद डिवाइन करना ही है. इस जन्म में हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो अगले जन्म में करूंगा, वरना उसके अगले जन्म में करूंगा, जब भी करूंगा, लेकिन करना है, रुकूंगा नहीं. जाग गया हूं तो अब मैं बैठूंगा नहीं, अब चलूंगा, दौड़ूंगा, गिरूंगा, उड़ूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं. राइट? तो ये अगर कमिटमेंट है एंड इतनी अगर पैशन है आपका डिवाइन को पाने के लिए, तो आपको मिलना ही है. जो स्पिरिचुअलिटी की जो बेसिक फिलॉसफी ये है, इफ यू हैव द कमिटमेंट, द हाईएस्ट डिजायर टू अटेन द डिवाइन, देन डिवाइन ग्रेस विल कम टू यू. क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन आपके एफर्ट से नहीं आती है, डिवाइन ग्रेस से आती है. और डिवाइन ग्रेस के लिए आपके एफर्ट्स अगर सही होंगे तो डिवाइन ग्रेस कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगी. इस बिलीफ के साथ सारे स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलते हैं. तो यही मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि अगर जर्नी पे हैं तो खुश रहे, जो भी रिजल्ट्स आए, अच्छे आए बुरे आए, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए. ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको एंजॉय करिए. ये लाइफ आए इसीलिए हैं, इस जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए. लेकिन एक पॉइंट जो हमको सीखना ये है कि सुप्त अवस्था में नहीं रहना है. सुप्त अवस्था का मतलब होता है कि आपको ये ना लगे कि लाइफ मेरे ऊपर भारी पड़ रही है. आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है. लाइफ कभी मार रही है तो आप खुश हो रहे हो, कभी गिरा रही है तो आप रो रहे हो. ये सुप्त अवस्था की जिंदगी है. तो ये जीवन से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं होगी. स्पिरिचुअल जर्नी होती है जब आप बोध में आते हैं, अवेकनिंग होती है. अवेकनिंग का मतलब है अब आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं. तो आप कमिटेड हैं, सुबह उठ के मेरे को 1 घंटा मेडिटेशन करनी है, सुबह उठ के 1 घंटा मेरे को योगा करना है. जब आप कमिटेड हो जाते हैं और करना शुरू करते हैं तो अपने आप रास्ते खुलते हैं. राइट? तो ये आपका बोध में आ गए, अवेयरनेस में आ गए. अब क्या होगा, आपकी जर्नी शुरू होगी. तो रूट चक्रा के कॉन्शियसनेस से आप निकलेंगे, लोअर 3 चक्रास के कॉन्शियसनेस से ऊपर निकलेंगे, और हार्ट चक्रा तक अगर आप आ गए तो आप एक तरह से मान सकते हैं ये जन्म आपका सिद्ध हो गया है. आगे की जर्नी अगले जन्म का काम कर रहे हैं, ये मान के चलिए. तो इसी में अगर आप खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, योर स्पीड बिकम्स मच मोर. ये नहीं देखना कहाँ तक जाना है, परेशान नहीं होना, इतना कर लिया, अरे वाह. तो यू हैव टू मॉनिटर योर जर्नी, बिकम अवेयर ऑफ योर जर्नी एंड कीप मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस. तो ये है स्पिरिचुअल जर्नी जो अभी तक का हमारा समराइजेशन हमने किया है. राइट? तो मैंने बहुत कुछ जल्दी जल्दी बोल दिया है, तो अगर कुछ किसी को क्लियर नहीं हुआ, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. Any question? Yeah, I do have. Yes, Tony, tell me. I'm not really clear about the meditation techniques actually. Okay. All right. So you want more clarity on the meditation techniques, right? Yeah. Okay, fine. तो अगर टाइम मिला तो आज कर लेंगे, वरना हम अगला जो है सेशन जो है उसको थोड़ा मेडिटेशन के डिटेल्स में कर लेंगे. अगर आज टाइम मिला तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आज बेसिक्स बता दूं मैं उसके मेडिटेशन की. ठीक है. ओके, वी विल डू दैट. ओके. हाँ, मेडिटेशन का वैसे भी किए हुए मेरे ख्याल से काफी दिन हो गए हैं, सो वी कैन ऑलवेज रिकैप द मेडिटेशन बेसिक्स. तो थ्योरी आज बता देंगे, टाइम मिला तो आज प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट का मेडिटेशन कर लेंगे आज, वरना वी विल डू दैट नेक्स्ट टाइम. Right, Tony? Does that take care of your concern? Yeah, absolutely. Perfect. Anything else for anybody else? Yes, Kavan. सर, जो बोलते हैं कि पिछले जन्म का जो हमारा कर्मा से उसको हम भुगतना ही पड़ेगा, तो ये हम डिसॉल्व करने से, जो लोअर चक्रास को डिसॉल्व करके जब हम हार्ट चक्र को रीच होते हैं तो वो कर्मा सभी डिसॉल्व हो जाता है सर, जो हमारा है फिर वो. Okay. So Kavan, very intelligent and very deep question by the way. और ये ऐसा डिस्कशन है कि जिसके ऊपर एक प्रोग्राम पूरा लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना प्रिसाइसली आपको जवाब दे सकूं. ओके. तो अभी हम बात कर रहे थे कि सुप्त अवस्था में जब आप होते हैं और जागृत अवस्था में होते हैं तो क्या फर्क होता है. तो उसका फर्क जो है वो ही समझना है. ये कार्मिक जो आपका बोलते हैं, आपके कर्मा के जो रिजल्ट्स आते हैं. ओके. तो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो आपके कर्म के हिसाब से आपको सिचुएशंस देता है, आपको लाइफ देता है. राइट? तो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि अगर हम पास्ट लाइफ के कर्मास को देखें तो हमारी प्रेजेंट लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है. राइट? और उनके ब्लॉक्स को, हम चक्रास को डिसॉल्व नहीं करें, चक्रास के अंदर जो कार्मिक ब्लॉक्स हैं उनको डिसॉल्व करते हैं हीलिंग से.
तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। एक तो है कि जैसे मैं बता रहा था, सुप्त अवस्था में हैं, आप जी रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ पता नहीं। ओके, कुछ लाइफ सिचुएशन अच्छी आ गई तो आप खुश हो गए, कुछ खराब आ गई तो आप रोने लग गए, और आप इस तरीके से अपने कर्मों को भुगतान कर रहे हो। कर्मों का भुगतान का मतलब क्या हुआ? जब एक सोल एक जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने कार्मिक बैलेंस जो पिछले कर्म करके आया है उसके हिसाब से वो अपने घर को, पेरेंट्स को, घर को और सिचुएशंस को चूज करता है। ओके, तो ये चूज करने का मतलब क्या है? ये कार्मिक लॉ है, जो आपके कार्मिक बैलेंस है उसके हिसाब से ही आप जन्म लेते हैं। तो आप किस फैमिली में पैदा हो रहे हैं, आपके सिचुएशन क्या होंगी, आपके सिबलिंग्स कितने होंगे, भाई बहन कितने होंगे, ये सारी जो है एक कैलकुलेशन कार्मिक होती है कि इन लोगों के साथ मेरे को अपनी जिंदगी शुरू करनी है। और बेसिकली ब्रॉडली जो बेसिक जो होता है, जैसे शादी, ये भी एक बहुत बड़ा कार्मिक इक्वेशन है, तो ये भी सेटल्ड होता है कि इनके मैरिज होनी है, एक होनी है, दो होनी है, जो भी होनी है, राइट, दैट वे इट इज टेकन केयर ऑफ। तो कुछ पास्ट कर्मास के हिसाब से आपके डेस्टिनी बन जाती है। यहां तक क्लियर हो रहा है? ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कुछ हमारे पास्ट कर्मास हमारी लाइफ के सिचुएशंस को डिसाइड करते हैं। तो ये पास्ट कर्मा से हमारा लाइफ बना, लेकिन प्रेजेंट कर्मा का इंपॉर्टेंस क्या है? उस सिचुएशन में मैं बिहेव कैसे करूंगा वो मेरा प्रेजेंट कर्मा डिफाइन करेगा। ओके, विच मीन्स सिचुएशन जो आ रही है वो पास्ट कर्मा से आ रही है, पास्ट लाइफ से भी हो सकती है, इसी लाइफ की पास्ट कर्मा से भी आ सकती है, लेकिन मेरे जो एक्शन होंगे वो मेरे प्रेजेंट कर्मा है, जो मेरी चॉइस है। तो ह्यूमंस को फ्री विल बोलते हैं। यू हैव ए फ्री विल टू टेक डिसीजंस और एक्शंस इन योर लाइफ। प्रेजेंट कर्मा आपके हाथ में है, किसी को पुरुषार्थ भी कहते हैं, तो उसी के हिसाब से आपके रिजल्ट्स बनेंगे। तो अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, आपकी जो डेस्टिनी है इट इज ए सम ऑफ पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट कर्मा। ओके, जो भी आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिचुएशन, वो पास्ट कर्मा की वजह से आ रहे हैं, और उस पास्ट कर्मा के सिचुएशन में आप जो एक्शन ले रहे हैं वहां पे आपको फ्री विल है, तो आपके पास एक फ्रीडम है, क्योंकि ये जो और स्पीशीज में नहीं है। एनिमल्स में वो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, फ्री विल नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स में फ्री विल है। तो सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसे लाइफ को जिएंगे, ये हमारे हाथ में है। तो इसको जब आप अवेयर हो जाते हो, इसको बोलते हैं कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। यही है लॉ ऑफ कर्म, कि जो जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे वैसे हमारा भाग्य बनता जाएगा। तो भगवान हमारा भाग्य नहीं बना रहे, भगवान को भाग्य विधाता बोलते हैं। भाग्य विधाता का मतलब क्या है? भाग्य को लिखने का विधान सिखाता है, विधान बनाया हुआ है उन्होंने कि भाग्य कैसे बनता है, उसको सीखो, उस लॉ को सीखो, लॉ ऑफ कर्म है ये, और उस लॉ को अप्लाई करो ताकि आप लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ सको। तो आपके कुछ कर्म हैं, आपने किए हैं पीछे, उसकी वजह से आज की डेस्टिनी बन गई है। तो भगवान ने डेस्टिनी नहीं बना के दी, आपके कर्म नहीं आपकी डेस्टिनी बनाई है। लेकिन वो जब सिचुएशन आ जाएगी सामने, आपके पास अभी भी चॉइस है कि मैं उस सिचुएशन में हंसूं या रोऊं, खुश रहूं या दुखी रहूं, माफ कर दूं या ना मारपीट करूं। ये चॉइस मेरे पास है, ये प्रेजेंट कर्मा है। तो योर डेस्टिनी और रिजल्ट, एनी रिजल्ट इन लाइफ इज ए सम ऑफ पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट कर्मा। और यहाँ पे आप एवेकेंड यानी कि बोध में जी सकते हैं, अपने योग मार्ग में आके। पतंजलि का अष्टांग योग है, उनको आप फॉलो करिए। 8 पार्ट्स हैं योगा के, ये हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पकड़ लेती है स्पीड, और आप एक एवेकेंड फॉर्म में यानी कि जागृत अवस्था में अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके कर्मास जो हैं पास्ट लाइफ के, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। जो सिचुएशन आएगी, आप प्रेजेंट को रखेंगे सही, तो आने वाला फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। पास्ट से जो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वहां पे प्रेजेंट में पॉजिटिव रहना है, जागृत अवस्था में कर्म करने हैं, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होते चले जाएंगे। और अगर योग मार्ग आपको मुश्किल लग रहा है, तो इसी एवेकेंड जागृत अवस्था में एक और मार्ग है जिसको हम बोलते हैं हीलिंग का मार्ग, जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, राइट। उसमें आप किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाते हैं और वो आपको आपके ऑरा फीडबैक को चेक करके आपको बताता है आपके इन चक्रास में ये ब्लॉक्स हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। और स्पिरिचुअल हीलिंग को हम हीलर एक्सेस करता है, आपके चक्रास को हील करता है, और आपके हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स क्लियर होने लग जाते हैं। ब्लॉक्स क्लियर होने लग जाते हैं मतलब क्या है? जो सिचुएशन नहीं आई है उसको हम थोड़ा सा बेहतर
कर सकते हैं। जो आ गई है सिचुएशन उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आने वाली सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी हील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पास्ट कर्मास आने वाले थे उनको हमने थोड़ा सा सुलझा दिया है, तो उलझे हुए नहीं आएंगे, थोड़े से सही सिचुएशंस आ जाएंगी। और उस सिचुएशन में अगर आपके प्रेजेंट कर्मा भी हील हो जाते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि योग से या स्पिरिचुअल हीलिंग से क्या असर आएगा। आपके जो भी एफर्ट्स हैं, कोई भी आप एफर्ट करते हैं, मान लीजिए आप किसी एग्जाम में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप पढ़ाई करके गए और आपने एग्जाम में बैठ के एग्जाम देना है, करेक्ट, ये आपके एफर्ट्स हैं। इस एफर्ट्स का बेस्ट रिजल्ट भी आ सकता है, वर्स्ट रिजल्ट भी आ सकता है कि नहीं, करेक्ट। तो अगर आपके कार्मिक ब्लॉक्स रहेंगे पास्ट कर्मास के या पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के, तो आपको अपने एफर्ट के वर्स्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए आपके सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं, तो क्या होगा, आपने जितने एफर्ट्स डाली आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिल रहे हैं, वर्स्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और अगर आपके चक्रास क्लियर हो जाएं सारे, तो क्या होगा, उसी एफर्ट का आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो हो सकता है पहले आपको 20 मार्क मिल रहे हो 100 में से, क्यों, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सिर्फ चक्रास ब्लॉक्ड है, आप बैक बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, 100 में से 20 मार्क्स आए। लेकिन अगर आपके चक्रास क्लियर हैं तो एक तो पढ़ने में आसानी होगी, दूसरा टेस्ट देने में आसानी होगी, सिचुएशन आसान हो गई ना, और फिर आपको 100 में से हो सकता है 60 आ जाए, 70 आ जाए। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू विल प्रोड्यूस। तो सेम एफर्ट्स के लिए अब आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हीलिंग। ये चक्रस योग मार्ग पे, या यस, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? हाँ सर, आई वांट टू आस्क। या हरीश जी हाँ बताइए। सर, ये चक्रस हीलिंग वन टाइम एक्सरसाइज है? चक्रा हीलिंग इज वन टाइम, यू कैन से, इन द सेंस दैट जो ब्लॉक्स एक बार आ गए हैं पास्ट लाइफ के, जैसे अगर ब्लॉक्स आ गए हैं आपके चक्रास में, और अगर वो स्पिरिचुअल हीलिंग से एक बार वो हम ब्लॉक्स को हटा देते हैं, तो वो ब्लॉक्स दोबारा नहीं आएंगे। पास्ट की जो कर्मास हैं, जो आपके लाइफ सिचुएशन बना रही हैं, वो सिचुएशन बेटर हो जाएगी एक बार वो ब्लॉक्स हट जाएंगे तो। लेकिन प्रेजेंट कर्मा में अगर आपके जो प्रेजेंट एक्शंस जो ले रहे हैं उसमें ब्लॉक्स दोबारा बन सकते हैं। तो यू हैव टू एंश्योर नॉट ओनली द पास्ट कर्मा बट आल्सो द प्रेजेंट कर्मा, राइट? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन, हरीश जी? Yes. Thank you so much. Okay, so anybody else who wants to ask some questions? And meanwhile, Rima ji, welcome. Neetu ji, welcome. Sorry, I missed you. Yeah. Okay, so who else wants to ask some question? So Kavan, did you get the answer to your question first? That was the starting. Yes sir, yes sir. मिल गया? Very good. Clear. तो हम अपनी जर्नी को, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, दो तरीके से जी सकते हैं। एक तो हम सोते हुए कर लें। सोते हुए करने का मतलब है कि जो भी लाइफ में आ रही है, लाइफ आके मारेगी तो आप गिर जाओगे, आप रोते रहोगे, और लाइफ ने अगर कोई गिफ्ट दे दिया तो आप खुश हो जाओगे और जीते रहोगे। तो इसमें से भी आपके कर्मास क्लियर हो रहे हैं ना, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मास ही आपकी सिचुएशन बना के दे रहे हैं, आप सिचुएशन को भोग रहे हैं बस। तो ये भोग क्यों नहीं बोलते, आप दुख भोग रहे हो, सुख भोग रहे हो और चल रहे हो, कुछ पता नहीं है पर क्या हो रहा है। पर जब आप जागृत अवस्था में आ जाते हो तो बोध में आ जाते हो। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं कि आप सुप्त अवस्था से निकल के जागृत अवस्था में आ गए हैं। तो यहाँ पे दो मार्ग है, एक योग मार्ग है और एक हीलिंग का मार्ग है। तो लास्ट जन्म और इस जन्म का भी ये है ना सर, जो कर्मा हम करते हैं, नेगेटिव कर्मा करते हैं, तो इस जन्म का भी इफेक्ट करता है इमीडिएटली ना, अभी बोलते हैं ना। yes. अभी कलयुग में जब अभी कुछ कर्मा करते हैं तो अभी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। See, some karmas will, some actions will give you immediate result, ना, and some will give you a results at a later date. जब we are not aware, only then इस जन्म में भी हम नेगेटिव कर्म करते हैं, because when we are not aware, correct ना सर, इसलिए वो फिर से बढ़ता जाता है वो। When we are aware and conscious, वो immediately dissolve हो जाता है। First of all, we will not do that kind of a negative thing. Absolutely, यही है। So quality of karma will depend on your awareness. The moment you are aware of it, why will you do something wrong? आपको लॉ ऑफ कर्मा समझ में आ गया है कि अगर मैं कुछ अभी गलत करूंगा, कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, उसके बदले में अगर मैं भी गलत करूंगा तो वो रिलेशनशिप तो और नेगेटिव होती जा रही है, ठीक है ना। और जैसे मैं कुछ गलत करूंगा, मैंने अपने लिए एक डेस्टिनी बना ली, नेगेटिव डेस्टिनी बना ली मैंने, करेक्ट। तो मैं वो गुस्सा करना बंद कर दूंगा, या मैं मारधाड़ करना बंद कर दूंगा, गाली गलौज करना बंद कर दूंगा, लोगों के लिए बुरा सोचना बंद कर दूंगा, उनको दुआएं दूंगा। क्यों? दुआएं देने से रिलेशनशिप इंप्रूव होती है और मेरा डेस्टिनी बढ़िया बनती है,
पहले होता था कोई कुछ बोल रहा था तो तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं भी तेरे को मारूंगा, तो उसके गुस्से के लिए मैंने भी गुस्सा और गुस्सा दिखा दिया। फर्क क्या पड़ा, एक तो मेरे अंदर गुस्से का संस्कार बढ़ गया, मैं और नेगेटिव हो गया, करेक्ट। रिलेशनशिप खराब हो गई, अपना बीपी बढ़ गया, हेल्थ भी खराब कर ली, उसके ऊपर गुस्सा गया, रिलेशनशिप भी खराब कर ली, स्ट्रेस में आ गया। और दूसरा जो मैंने नेगेटिव इमोशन निकाले उसके एक डेस्टिनी बन गई, आगे भी मेरे को और नेगेटिविटी लोगों से मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही एनर्जी मैं सबको दे रहा हूँ। आई एम रेडिएटिंग नेगेटिव एनर्जी टू एवरीबडी, सो एवरीबडी विल गिव बैक ओनली दैट ना। तो अगर आप बोध में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी हीलिंग कराएंगे या मेडिटेशन में बैठेंगे, डिवाइन एनर्जी को बुलाएंगे, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी लोगों को देना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगा, आपका माइंड शांत होगा, आपका शरीर हेल्दी हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे और आपने एक डेस्टिनी आगे की पॉजिटिव बढ़िया बना ली। तो लाइफ ट्रांसफॉर्म, करेक्ट। इसको सिस्टमेटिकली देखना है सर। सी व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग बैड अबाउट समबडी, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैं हूं और एक मिस्टर एक्स हैं जिनके लिए मेरे को बहुत इरिटेशन है, गुस्सा है, जो भी है, ओके। अब मैं अगर सबसे पहले गुस्सा कर रहा हूं उनको, तो क्या हो रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है, माइंड क्या हो गया, रेस्टलेस, नेगेटिव हो गया कि नहीं। वो माइंड के वेव्स कहाँ आएंगे सबसे पहले, कहाँ असर करेंगे, कहाँ असर करेंगे सबसे पहले, लोअर चक्रस। नहीं, अभी चक्रस को छोड़ दीजिए, टेक्निकली नहीं, अभी फिजिकली बात करनी है, ब्रेन को। हाँ, पहले तो माइंड तो Mind वही पे जब होगा। सबसे पहले थॉट आए ना, मैं उसको जान से मार दूंगा, मैं उसके टांग तोड़ दूंगा, मैं उसके हाथ पाँव, व्हाट क्या हो गया, ये माइंड रेस्टलेस हो गया, माइंड नेगेटिव हो गया, ओके। तो माइंड पीसफुल हुआ नहीं, माइंड अशांत हो गया। अब वो अशांति की वाइब्रेशन और रेस्टलेसनेस की वाइब्रेशन कहाँ आएगी, सबसे पहले हमारा बॉडी, बॉडी में, करेक्ट। बॉडी में क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे गुस्से में या जो भी है, आंखों से जो बोलते हैं ना, आंखों में खून उतर आया है, मुंह लाल हो जाएगा, हाँ, और बहुत सारी चीजें हम बोलने लगेंगे, कीड़े पड़े वो भी जाएगा, करेक्ट। तो, तो बहुत कुछ हम बोलेंगे, बहुत कुछ हम करेंगे, हुआ क्या नतीजा, बॉडी में नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स बढ़ गए, बीपी बढ़ गया, मीन बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गए कि नहीं, बढ़ गए। अब उसके बाद जिसको हम गालियां दे रहे हैं, बेशक वो सुने या ना सुने, सोच ही रहे हैं अभी हम, बोला नहीं है, बोले तो फिर तो बहुत कुछ हो जाता, करेक्ट। तो बोल देने से और कुछ मार देने से तो फिर वो इमीडिएट रिएक्शन भी आ जाएगा, ओके। जैसा बोले थे ना, कुछ कर्मों का रिएक्शन कभी आता, अगर मैंने किसी को मारा वो भी मुझे मारेगा, तो तुरंत रिजल्ट मिलता है, 1 सेकंड में रिजल्ट मिलता है, दिल्ली में तो खासकर, राइट। कुछ बोलिए तुरंत मिल जाएगा, कुछ मारिए वापस जवाब मिल जाएगा फटाफट। तो ये तो हो गया इमीडिएट एक्शन, लेकिन उसके रिजल्ट भी बाद में आएंगे, पता लगा आपको अगले दिन हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो ये आगे के रिजल्ट भी आ गए, ठीक है। और हो सकता है आपको एक आध बार कुछ हड्डी वड्डी टूट गई तो 1 आध महीने की मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो ये आगे के रिजल्ट्स भी आ गए आपके। तो वन एक्शन कैन रिजल्ट इनटू मेनी रिजल्ट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए वापस आते हैं। तो पहले माइंड हमारा नेगेटिव हो गया, बॉडी में आपके टॉक्सिन्स आ गए, तीसरा रिलेशनशिप खराब हो गई कि नहीं। अब आपने एक और आने वाली सिचुएशन के लिए क्या रखा, जब ये दोनों सोल्स दोबारा मिलेंगे उसी और नेगेटिव सिचुएशन से बात करेंगे। 1 हफ्ते बाद वो अपने 5 दोस्तों को लेके आएगा, मैं भी अपने 5 दोस्तों को लेके जाऊंगा, फिर हम बहुत अच्छी बातें करेंगे, है ना। तो क्या होगा, और हमारी सिचुएशन खराब हो गई, तो रिलेशनशिप खराब कर लिया हमने, उसमें दोबारा से आपका माइंड और हेल्थ दोनों खराब होगा। और फिर तीसरी चीज, जब मैं इतना नेगेटिव हूं तो मैं कौन सी एनर्जी भेज रहा हूँ चारों तरफ, सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी वापस क्या आएगा लोगों से। अब जिनके साथ लड़ाई नहीं थी उनको भी मैं काट दूंगा, फैमिली में घर में बात करूं, समझ में नहीं आता कि मैं परेशान हूं, उनको भी टोक दिया मैंने। अब क्या होगा, मैं चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहा हूँ, जिनके साथ अच्छी रिलेशनशिप थी उनके साथ भी मैं तू तड़ाक करके बात कर रहा हूँ, होगा। तो अब वो लोग मेरे से कैसे एनर्जी वापस कैसे करेंगे, जो मैं भेज रहा हूँ वही वापस आएगी ना मेरे पास। जो मैं अगर ब्लैक बॉल भेज रहा हूँ उनको, तो वो भी तो मेरे को ब्लैक बॉल ही भेजेंगे। क्लियर है ये ब्लैक बॉल का? यस, एनर्जी जो आप दे you रहे have हो to send white balls every time. ना। अब इस पहले सिचुएशन को एनालाइज कर ले, तो अब हुआ क्या इसमें, पहले मैं एक लेवल पे था, मान लीजिए जिस भी लेवल पे था, अब मेरी माइंड नेगेटिव हो गया, बॉडी में बीमारी आ गई, रिलेशनशिप खराब हो गई, और जो चारों तरफ का मेरा जो एटमॉस्फेयर था वो हेल हो गया कि नहीं। तो लाइफ हैज बिकम हेल,
तो इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा सा एनालाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसे देखिए इफेक्ट क्या क्या हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले माइंड बिकम्स रेस्टलेस एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव माइंडसेट आ गया, नेगेटिव इमोशंस आ गए, सब कुछ आ गया, बॉडी में डिजीज आ गया, रिलेशनशिप हैज गॉन डाउन एंड लाइफ हैज बिकम हेल। अब रिवर्स करते हैं। ओके, कोई लड़ने के लिए आया मेरे से, अब ये तो पास कर्मा है ना, सिचुएशन तो वही रहेगी, मेरे को अब प्रेजेंट कर्मा में पॉजिटिविटी लानी है। तो सबसे पहले उन्होंने उनकी बात सुनी शांत स्वभाव से, फिर मैंने उसके गुस्से को शांत करते हुए बोला सॉरी, अगर तुम्हारी ये फीलिंग है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की, गलती की है तो माफी मांग ली, और अगर वो गलती कर रहा है तो उसको समझा दिया कि भाई ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तेरे को हुई है, मैंने ये काम नहीं किया, या जो भी है। बैठ असल तसल्ली से बैठ बात करते हैं। आपने मैटर रिजॉल्व किया, पहले गुस्से में था, आप शांत थे, वो गुस्सा थोड़ा कम हुआ, आप अभी भी शांत हो, और फिर धीरे 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 उसकी पूरी बात सुन के एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे लाए और सिचुएशन शांत हो गई। हो सकता है ये सिचुएशन को बढ़ाने की जगह सिचुएशन को हमने शांत कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं शांत था, मेरा बिहेवियर शांत था, पूरी बात सुनी और मैटर को रिजॉल्व करने के लिए जो भी कोशिश कर सकता था वो मैंने किया। एमिकेबल सॉल्यूशन बेनिफिशियल फॉर बोथ, पॉसिबल, यस पॉसिबल, डिस्कशन से सब कुछ पॉसिबल होता है। मेकिंग सेंस? अब क्या हुआ, मेरा माइंड पीसफुल है, माइंड पीसफुल है, यस, बॉडी में वेलनेस की फीलिंग है तो बॉडी विल रिमेन हेल्दी, बॉडी को मैंने डिट्यूरेट नहीं किया, टॉक्सिन्स नहीं डाले अंदर, तो बॉडी में, इसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आर द वेलनेस हार्मोन्स। ओके, हमारे वेलनेस हार्मोन्स होते हैं, स्टडी करिएगा गूगल में। जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स आते हैं दे आर कॉल्ड द वेलनेस हार्मोन्स, जिसमें सबसे कॉमन होते हैं आपके एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलनेस हार्मोन। ओके, ये आपको खुश रखते हैं और जैसे जैसे आप अच्छा बिहेवियर करेंगे ये हार्मोन्स और ज्यादा क्रिएट होते हैं। ओके, तो वेलनेस में तो सबसे पहले आपका माइंड शांत हुआ, बॉडी में वेलनेस आ गई, रिलेशनशिप इंप्रूव हो गई, बिल्कुल इंप्रूव हो गई, क्योंकि वो बेशक बहुत खुश होकर ना गया, एटलीस्ट शांत होके तो गया। फिर आपने जो जो प्रॉमिस किया वो पूरे कर लिए, तो वो बाद में रिलेशनशिप इंप्रूव भी हो सकती है। तो रिलेशनशिप इंप्रूव हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं पॉजिटिव हूं तो मैं चारों तरफ की वाइब्रेशन को पॉजिटिव ही दे रहा हूं, वरना मैं उस बात की चुगली में अपने 10 लोगों को करता वो भी नेगेटिव होता। मैं सबको पॉजिटिव एनर्जी ही दे रहा हूँ, बात हो भी देखूंगा, नहीं कोई बात नहीं, वो आया था, कुछ गलतफहमी थी, मैंने दूर कर दी, इट्स फाइन, वो ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और आप उसको ब्लेसिंग्स ही भेज रहे हैं कि भैया शांत रहो, खुश रहो, करेक्ट। तो आपके चारों तरफ की एनर्जी क्या हुई? पॉजिटिव। लाइफ कैसी हो गई आपकी? जो पहले हेल थी अब हेवन हो गई। दिस इज हेल एंड हेवन। स्वर्ग और नरक कहीं दूर नहीं है, यहीं पे है। The best results of your actions are heaven and the worst results of your actions are hell. Making sense? तो अगर कोई समझता था कि स्वर्ग और नरक आसमान में कहीं है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो सकती है अगर आप इसको बात को समझ जाएं। The worst outcome of your actions is hell and the best results of your efforts, और जो बेस्ट आउटकम आएगा आपके एफर्ट्स का, दैट इज हेवन। दैट इज ओनली डिफरेंस। तो आप हेवन क्रिएट कर सकते हो प्रोवाइडेड यू स्टार्ट विथ योर माइंड फर्स्ट। माइंड को काम कूल रखना है, रिलैक्स रखना है, बाहर की परिस्थिति से मनोस्थिति को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये तब होगा जो शुरू में प्रीति जी ने कहा, नॉन अटैचमेंट। सिचुएशन से नॉन अटैच होके, थोड़ा सा विड्रॉ होके, थोड़ा सा हटके सोचना शुरू करो, एक कदम पीछे हटके सिचुएशन को देखो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से डील करना है। और ईगो या इमोशन से नहीं, इंटेलेक्ट। समझ गए? अब तो समझ में आ रहा है ना। माइंड का सबसे लोअर लेवल है ईगो, तमोगुण, वहां से बाहर निकलना है। इमोशन, वो भी नेगेटिव नहीं पकड़ने, पॉजिटिव इमोशन पकड़ने। पॉजिटिव इमोशंस आपको लेके जाएंगे इंटेलेक्ट पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ माइंड। वहां पे सत्वगुण के क्वालिटीज हैं। क्या क्या क्वालिटीज हैं सत्वगुण के? मैं हर बार बोलता हूँ, आज कोई और बोलेंगे। सत्वगुण के क्वालिटीज क्या हैं? लव, पीस, पॉजिटिविटी, डिविनिटी, ब्लिस, विजडम। वेरी गुड। लव, पीस, पावर,
प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, फ्रीडम। फ्रीडम किससे? फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट, लोगों से फ्री होके भागना नहीं है, डिटैच नहीं होना है। फ्रीडम Freedom. फ्रॉम ईगो, Freedom from past, freedom from ego, freedom from negativity, all kind of freedom, complete freedom from bondage, forgiveness, gratitude, contribution, service, list endless है। एक बार आप पकड़ लोगे सतोगुण को, उसी के ब्रांचेस मिलते रहेंगे, वहीं पे खिलोगे। लेकिन अगर आप फोकस करने लग गए कांटों की तरफ, तो आप तमोगुण में ही जाओगे। फूलों की तरफ देखो तो हर बहुत वैरायटी के फूल हैं, बहुत कलर के फूल हैं, वो सब मिल जाएंगे। तो सतोगुण को अगर आप फोकस करोगे, लाइफ में सतोगुण आएंगे और आप लाइफ में सतोगुण के साथ बढ़ेंगे, तो लोगों को भी आप सतोगुण क्वालिटीज ही वाइब्रेशन भेजेंगे, वापस भी वही चीज आएंगी। राइट? सो आज का वैसे ये टॉपिक नहीं था, लेकिन टॉपिक बन गया है। इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेवन एंड हेल ऑन अर्थ, दिस इज हाउ इट इज। ओके, मैं फिर थोड़ा सा ज्यादा मैं फ्लो में चला जाता हूँ, तो लेट मी आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसा आपने कहा था कि दूसरा आदमी किसी ने कुछ बात बोला तो हमको गुस्सा आ गया, हाँ जी। तो नेगेटिव इमोशन बॉडी में आ गई, वो सब है। तो क्या अगर चक्रास में ब्लॉकेज है तब भी होती है ऐसा ही, या इन चक्रास के साथ कोई लिंक नहीं है ये? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपका सवाल अगर मैं सबके लिए अगर मैं बोलूं, तो आप ये पूछ रहे हो प्रेजेंट कर्मा से क्या पास्ट कर्मा के ब्लॉक्स एग्रीवेट हो सकते हैं या डिसॉल्व हो सकते हैं? दोनों हाँ। पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। कैसे? मान लीजिए पास्ट कर्मा के हिसाब से एक गुस्से का संस्कार मेरे अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। अब एक Okay. सिचुएशन आई, सिचुएशन क्या है, पास्ट लाइफ में मान लीजिए दो आत्मा हैं, पिछले जन्म में लड़ाई झगड़ा करके अलग हुई थी, अब वो दोनों इस जन्म में फिर मिल रहे हैं, तो कहाँ से शुरू होगी? उसी लड़ाई झगड़े की इक्वेशन से शुरू होगी। हाँ। वो अब आपका पड़ोसी बन के पैदा हो चुका है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हाँ। है? तो हाँ। पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से आपका आपके पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा पेंडिंग है, तो शुरू हो गया, पहले से था पता नहीं आपको, लेकिन आपको एक दूसरे की शक्ल देख के गुस्सा आने लग गया, अभी तो कुछ हुआ नहीं है वैसे, और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा बढ़ने लग गया। ओके जी, अब एक दिन कन्फ्रंटेशन हो जाती है किसी भी बात को लेके, आपकी साइकिल उसके कहीं पे गमले में गिर गई, कुछ गिर गया, वो टूट गया, कुछ भी हो गया, ठीक है जी, या आपने पानी डाला और उसकी वजह से वो फिसल के गिर गया, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी सिचुएशन, करेक्ट। अब वो आ गए जी, तांडव करने आ रहे हैं आपके पास, ये सिचुएशन है, करेक्ट। अब इस सिचुएशन में अगर आपका गुस्से का संस्कार है, आप पकड़ोगे उसको तो क्या होगा? आप भी तांडव करने लगोगे, जिन्हें तांडव करेंगे तो क्या होगा? हॉस्पिटल पहुंचोगे या पुलिस केस होगा, करेक्ट। तो ये अगर आपके पास्ट कर्मास की वजह से आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, रूट चक्र मतलब मूलाधार, मूलाधार का एक क्वालिटी क्या है? सर्वाइवल इश्यूज। और अगर रूट चक्र में आपके ब्लॉक्ड हैं, तो आपके सिचुएशंस लाइफ में क्या बनने के चांसेस हैं? कौन बताना चाहेंगे? एनीबॉडी? इनसिक्योरिटी। हाँ, इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन अगर रूट चक्रास ब्लॉक्ड हैं, लाइफ सिचुएशन किस तरीके की बन सकती हैं आपकी? सर्वाइवल इश्यूज सबसे ज्यादा। सर्वाइवल इश्यूज हो सकते हैं। सर्वाइवल इश्यूज में कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल जा सकते हो, पुलिस स्टेशन जा सकते हो, वकील, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी जा सकते हो। परफेक्ट, क्लियर हो गया। तो रूट चक्र में ब्लॉक है, लाइफ सिचुएशंस कहाँ लेके जाएंगे आपको? पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या कोर्ट। अब ये लड़ाई झगड़ा अगर आपका पड़ोसी के साथ बढ़ गया तो कहाँ जाओगे? इन्हीं तीन जगह में से किसी एक जगह जाओगे। क्यों? रूट चक्र में ब्लॉक था। समझ रहे हैं बात? अब सिचुएशन लेते, ये तो हो गया, अब आप समझ लीजिए आगे की सिचुएशन क्या होगी। ये चक्रास ब्लॉक वाली सिचुएशन है। अब अगर हम अपने चक्रास को हीलिंग से या योग मार्ग से आप हटा लेते हैं, अब क्या होगा? सिचुएशन पहली वही रहेगी, स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा, आपके पड़ोसी के साथ कोई तकरार चल रही है, लेकिन जब वो भड़क के आएगा आपके पास, क्योंकि वो तो हीलिंग नहीं करा रहा ना, हीलिंग तो आप कर रहे हो, वो भड़क के आ रहा है, यहाँ तक तो सिचुएशन सेम रहेगी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। प्रेजेंट लाइफ में क्या किया? आप अपनी हीलिंग करा चुके हैं, तो आपको आपको गुस्से का संस्कार पे काबू है। अब आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, अब आप शांति से उसको सुन रहे हो। अब आपने सुना, आपने अगर गलती हुई आपसे तो आपको कोई सॉरी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा और ये मेरी गलती है, सॉरी। या अगर गलती नहीं है तो आप उसको क्लैरिफाई करोगे, जो भी करोगे, आप शांत रह के बात करना शुरू करोगे, उसका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ तो आपको माफी थोड़ी और मांगनी पड़ेगी, हो जाएगा। एक बारी में नहीं होगा, दो बारी में हो जाएगा, दो बारी में नहीं, तीन बारी में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। आपको शांत रह के अपने बिहेवियर से उसके बिहेवियर को शांत करना है। क्यों? ताकि आपकी डेस्टिनी डिफरेंट हो जाए। पॉसिबल? यस पॉसिबल। तो गुस्से से सिचुएशन खराब हो सकती थी,
शांति से, प्यार से, लिसनिंग से, कम्युनिकेशन से आप उस सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से, एक सॉल्यूशन ढूंढने के नजरिए से आप बात करेंगे, सिचुएशन इंप्रूव होती हुई जाएगी। यस और नो? यस। तो आप अपने प्रेजेंट कर्मा से पास्ट लाइफ के कर्मा के रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दैट डिपेंड्स जब आपके ये संस्कार ब्लॉक्ड नहीं होंगे, आपके संस्कार जो हैं गुस्से के शांत हो चुके होंगे और प्यार का और पीस का आ चुका होगा, तब आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आपका गुस्से का संस्कार बढ़ा रहेगा। तो ये आपको समझना है कि पास्ट लाइफ के कर्मास के ब्लॉक्स को हील करने से आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाएगी पास्ट से। अच्छा, और ईगो भी कम हो जाएगी क्या हीलिंग से? एब्सोल्यूट। ईगो पूरा तमोगुण है सर। ईगो इज नथिंग बट तमोगुण। तो तमोगुण तो सबसे पहले हील होगा, तभी आप रजोगुण में जाएंगे, तभी रजोगुण हील होगा, तभी आप सतोगुण में जाएंगे। तो ये माइंड के 3 लेयर्स हैं, इनको पार करके आप जैसे जैसे हीलिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, चाहे हीलिंग के मार्ग पे हो या योग मार्ग में, बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों आपकी जागृत अवस्था के सिचुएशन है। तो आप जैसे जैसे हील करेंगे, ईगो से फ्रीडम मिल जाएगी, इमोशन से, नेगेटिव इमोशन से फ्रीडम मिल जाएगी, पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे और इंटेलेक्ट के लेवल पे आप काम करोगे। डिसीजन हैज टू बी टेकन फ्रॉम द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, नॉट फ्रॉम द लेवल ऑफ ईगो और इमोशन। 95% लोगों की प्रॉब्लम यही है, या तो ईगो से डिसीजन लेते हैं या इमोशन से डिसीजन लेते हैं, इंटेलेक्ट पे ध्यान नहीं जाता। इंटेलेक्ट एक्टिविटी नहीं है क्योंकि सतोगुण है ही नहीं। कोई भी टफ सिचुएशन दे दूं, आप सबसे पहले आप डरोगे या गुस्सा करोगे या घृणा करोगे या वायलेंस करोगे। ये कहां से आ रहा है? सारे तमोगुण है। रावण के 10 सर तमोगुण है। 10 negativities 10 नेगेटिविटीज विच आर कॉमन टू एवरीबॉडी। एक को काट दो फिर दूसरा आ जाएगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, 5 ही पकड़ लो, बहुत है। आपकी लाइफ इसके ऊपर है ही नहीं। आपकी मतलब मैं इन जनरल सबकी बोल रहा हूँ। 95% of the population on this planet Earth are suffering from these 5 major negativity. Right, Harish ji? Right. Right, sir. Right. Did I answer your question? Yes. Thank you, Harish ji, and welcome. हाँ जी, रीमा जी आप कुछ बोल रही हैं? नहीं, मैंने कहा सही सर, बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही। Okay, perfect. Thank you so much. सर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मींस जस्ट जनरल पूछ रहा हूँ। कोई ईव टीज कर रहा है सर, ओके, तो तब हमको पहला आता है गुस्सा, ओके। इस टाइम पे क्या करना है? इंटेलेक्ट से हमको ये करना है उसको, वी हैव टू फेस इट विद द इंटेलेक्ट, नॉट विद इमोशन लाइक एंगर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इट्स अ जनरल एग्जांपल, आई मस्ट से। समझ गए, गुड, अच्छा पॉइंट है, वेरी वैलिड पॉइंट। So it may not be personal or it may not be something that you've gone through, but अब जनरल सोसाइटी के लिए क्वेश्चन है कि respect for women is something which I strongly stand for, कि women, in fact all the souls, but definitely especially women need to be respected in the society, जो कि नहीं है, करेक्ट। तो सबसे पहली चीज, गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होगा। आप गुस्सा करने से वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया, आपका माइंड रेस्टलेस होगा, बॉडी में टॉक्सिन्स आएंगे और आप सब जगह नेगेटिविटी फैलाएंगे। That is not the solution. सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेन मुद्दा क्या है। People eve teasing is a result of people not respecting women, correct? Right? And what can you change? Can you change the world? क्या आप सारी दुनिया को बोल सकते हो आज से रेस्पेक्ट करनी चाहिए? नहीं। You start respecting women. From wherever you are, move 10 steps ahead. That is your contribution to society. Okay? So see how you can respect more women in your life, या women के respect को high करने के लिए आप क्या कर सकते हो? Inquire into that. मैं अभी आंसर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। किसी भी सिचुएशन में करप्शन को देख के आपको गुस्सा आ रहा है, तो करप्शन बाहर नहीं बंद करना है, अपने अंदर का करप्शन बंद करना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी कम करनी है, क्योंकि वही रेडिएट हो रही है बाहर। आपका कंट्रोल बाहर नहीं है, आपका कंट्रोल अंदर है। Unless you are a politician or unless you are a sadguru, then your one word can change thousands of people. Initially it has to start with you. और सदगुरु ने भी पहले अपने अंदर ही काम किया होगा, तभी वो लोगों को बता पा रहे हैं। अगर मैं आपको ये बता पा रहा हूँ ये सब, तो ये सब मैं कर चुका हूँ अपने अंदर। कभी भी लोगों को चेंज करने की कोशिश मत करो, नहीं होंगे। आप सिर्फ एक ही इंसान को चेंज कर सकते हो, खुद अपने आप को। अपने अंदर की नेगेटिविटी को इतना खत्म कर दो कि जब आप बोलो कि लोगों को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। सडन अगर हम एक सिचुएशन देख रहे हैं सर, हमारे सामने हो रहा है,
उस टाइम पे हम कैसा रिएक्ट करना है, क्योंकि गुस्सा यहाँ पे ये आएगा सर, दूसरे एग्जांपल में भी इस टाइम पे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाउ टू रिएक्ट, गुस्से से करना है या सिंस वी आर इनटू दिस जर्नी। क्योंकि एक बार सदगुरु के वीडियो में देखा था कि वो बोलते हैं कि विद अवेयरनेस, करेक्ट। So first of all, you need to be aware of your emotion, correct? And you need to be aware of the situation. दो चीजें हैं, अंदर के सिचुएशन से अवेयर हो जाओ, बाहर के सिचुएशन से अवेयर हो जाओ। ओके, अंदर की सिचुएशन आपकी है तो यू नो व्हाट इज टू बी डन। बाहर की सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारा कार्मिक इक्वेशन इन्वॉल्व होगा। यू हैव टू टेक द बेस्ट पॉसिबल एक्शन। ओके, so if you think you are strong enough to handle that single-handedly, like all the Bollywood heroes, then you go and do that. One option. Second option, you dial 100, call the police and tell them that such and such case is happening. Number 2. Number 3, mobilize the people and manage something to stop. These are the options, correct? और क्या क्या options है सोच लो, वो भी सोच लो, correct? समझ रहे हो? सबसे पहली चीज इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, फिजिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज फिजिकली समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, यू नीड टू फिजिकली इंटरवेन। जैसे कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई सड़क पे गिर गया है, तो आप सबसे पहले उठ के उसको उठाने की कोशिश करते हो ना, सबसे पहले तो उसको उठाओगे ना, ठीक है? उसके बाद देखोगे उसको मेडिकल चाहिए कुछ या ठीक ठाक है, अगर वो तो वरना मेडिकल एड चाहिए तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, करेक्ट? इमरजेंसी है तो उसके मोबाइल में चेक करके आप किसी उसके जान पहचान वालों को बताओगे। यही सब करते हैं ना हम लोग, यही करना चाहिए हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव दैट कंपैशन, ओके लेट मी डू समथिंग टू हेल्प दैट सिचुएशन एंड हेल्प दैट सोल, बट results have to be, or actions have to be motivated by the satogun only, not by tamogun. गुस्से से नहीं, गुस्सा आ रहा है sign because you don't like what you are seeing, so you need to take some action to correct it. गुस्से से रिएक्ट नहीं करना है, ओके? गुस्से से रिएक्ट करना है तो जाके you should be strong enough, हाथ पकड़ लिया उसको, रोक दो उसे, अलग कर दो उसे, stop, तो जो भी आप बोलना चाहो। बट गुस्सा भी आ रहा है तो you need to stop that situation, सिर्फ उतना ही। And of course, if something is required, like if it is known, you are in the middle of the situation, अब कोई आ रहा है आपके पास चाकू लेके कि भाई give your belongings or whatever, आपको physically threaten कर रहा है, you will have to take the necessary action. Fight or flight, बॉडी के लिए ये माइंड में है ये, तो या तो आप उस समय लड़ाई करोगे, मारोगे उसे, या फिर आप भाग जाओगे, कोई ना कोई एक्शन तो आप लोगे। शेर आ गया, क्या करोगे? वैसे तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बाकी तो शेर ही करेगा। बट इन केस यू वांट टू डू समथिंग, या तो आप मारोगे, लड़ोगे उससे, या भागोगे। तो फाइट एंड फ्लाइट तो आपके माइंड में ऑलरेडी, ब्रेन में ऑलरेडी फेड है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सी माइंड विल ऑलवेज कीप द बॉडी अलाइव। माइंड का एक बहुत बड़ा पर्पस है टू कीप द बॉडी अलाइव। क्यों? क्योंकि ये सोल पर्पस है, सोल को बॉडी चाहिए, सोल जिस काम के लिए आया है उसके लिए बॉडी चाहिए। तो सोल माइंड इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी विल बी अलाइव। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट माइंड का फंक्शन क्या है? टू कीप द बॉडी अलाइव। तो फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम आपके अंदर, या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आपके ब्रेन के अंदर हार्ड वायर्ड है। शेर आ गया, पूछोगे नहीं अच्छा शेर इतनी दूर है, कैलकुलेट करता हूँ इंजीनियरिंग से, अब मैं पता लगाता हूँ क्या करूँ, फोन करके पूछता हूँ मैं क्या करूँ। नहीं, माइंड को मालूम है भाग, मसल्स ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा और ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, ब्लड पंपिंग फास्ट हो जाएगी। क्यों? भागना है या मारना है। Get that? तो बॉडी विल नो व्हाट टू डू। तो फाइट एंड फ्लाइट तो रहेगा ही रहेगा, वो अपनी पर्सनल सिचुएशन में आ गए। दूसरी सिचुएशन को देख के आपको देखना है, ओके ये ऐसा हुआ, ऑलराइट, तो इसका करेक्टिव एक्शन क्या है। तो यू हैव टू टेक एन एक्शन विच विल कंट्रीब्यूट टू द सिचुएशन, कंट्रीब्यूट टू द सोल, कंट्रीब्यूट टू द एक्सपीरियंस ऑफ द सोल। सोल कोई एक्सपीरियंस के लिए आया है ना। तो जब आप बोले हो ये गलत है, यू आर डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ द सोल। आई स्टैंड फॉर रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन। गेट दैट? टू अंडरस्टैंड दैट। तो आप सेल्फ अवेयर हो गए, अपनी सिचुएशन को संभाल लिया और बाहर की सिचुएशन को संभाल लिया, और आप अवेयर हो गए और आप करेक्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लो। मेकिंग सेंस? यस सर, वेरी मच। वेरी गुड। सो दैट्स हाउ यू नीड टू लुक एट द सिचुएशन। अपसेट होके, गुस्सा होके आप सिर्फ नेगेटिविटी फैलाओगे, वो तो वॉमिटिंग करने की जैसे, कुछ देखा और आपने वॉमिटिंग कर दिया, वो उसको भी साफ करना पड़ेगा, राइट? तो आपको पहले अपने आप को सिचुएशन से नॉन अटैच होके एक डिसीजन लेना है, एंड देन टेक द करेक्टिव एक्शन। और फिर फियरलेस एक्शन लो। जब एक्शन लेना है तो फिर फियरलेस एक्शन लो, फिर रुकना नहीं, नो हाफ मेजर्स।
Correct, sir. More than ego and emotion, it has to be on an intellect level. Very true. Correct. That is where the solution is. तमोगुण और रजोगुण में decision नहीं लेना चाहिए. Always take decision with the intellect and then come down to emotion. See, एक बार decision ले लिया, मारना है या रोकना है. Decision आपने सही लेवल पे लिया है, सत्य और धर्म के मार्ग पे चल के लिया है. अब उसको फाइट करने के लिए अब आपको पैशन चाहिए ना, तो फिर वो पैशन लाओ, अर्जुन वाला पैशन लाओ या भीम वाला पैशन लाओ, फिर गदा उठाओ और फिर देखी जाएगी. फिर fearless एक्शन लेना, फिर जो रिजल्ट होगी चिंता मत करो. बट यू हैव टू बी ऑन द मार्ग ऑफ सत्य एंड धर्म. वो धर्म युद्ध होना चाहिए. सही है. Correct. And it's fine. If you're taking a conscious decision that I have to fight it out, have a fight. Get that? All right, good. So that answers a few questions for everybody, I suppose. And anything else? और कुछ जो किसी के कोई share करना चाह रहे हो? Oh, we have already overshot the time. Sorry, it's 9:02. So last few sharings or last one question. कोई share करना चाह रहा है, कोई सवाल पूछना चाह रहा है, so you're welcome. Anybody? आज के इस डिस्कशन से कुछ निकल के आया, कुछ क्लैरिटी मिली? एक स्टोरी दिमाग में आ गई. हाँ जी, बोल दो. बट सबकी परमिशन है एक्सटेंड करने के लिए? यस. ओके फाइन. यस, गो अहेड प्रीति जी. अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे जैसे कि पास्ट लाइफ कर्मास को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संस्कार तो वही हैं. तो एक स्टोरी मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि एक गाय दलदल में धंस रही थी. एक आदमी आया, उसके ऊपर पैर रखकर ही जंप्ड ऑफ. और एक ज्ञानी आदमी आया, एक महर्षि मतलब ऋषि मुनि आए, उन्होंने उसको पकड़कर खींच दिया बाहर. तो इट वाज कि जब उन्होंने बाहर खींचा और उनको वो गिर गए खींचते हुए और उनको चोट लग गई. और जो उनके ऊपर जंप करके गया था उसको सोने का घड़ा मिला, आगे जाकर सोना मिला. तो भगवान जी और नारद जी देख रहे थे. दिस वाज समवेयर आई रेड. तो नारद जी कहते हैं, भगवान ये क्या किया, जिसने बुरा कर्म करा, जिसने उसको और धकेला, उसको आपने सोना दे दिया, और जिसने उसको खींच के बाहर निकाला आपने उसको चोट दे दी. तो भगवान जी कहते हैं कि पिछले जन्म में जिसने उसको बाहर निकाला उसने इतने पाप किए थे कि उसके इस अच्छे कर्म की वजह से आज उसको सिर्फ चोट लग गई, नहीं तो आज उसकी मृत्यु थी. और उसके जिसने उसको पुश किया उसने पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म किए थे कि इस जन्म में सिर्फ इसको ये घड़ा मिला, आज इसको राजा बनना था. तो इट वाज कि पुराने जन्म के कर्म के बाद हमने इस जन्म में कैसे उसको मैनिफेस्ट किया, चेंज्ड माय डेस्टिनी. परफेक्ट. सो गुड, वेरी गुड स्टोरी. तो अक्सर हम जो देखते हैं उससे हम कुछ अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं, हाय उसकी किस्मत देखो कितना अच्छा है. अगर किस्मत अच्छी है तो वो कर्म भी अच्छे करके आया है, इसीलिए मिली है. मैं पिछली बार भी बोल रहा था, जैसे अगर कोई अंबानी के घर में पोता बन के पैदा हुआ है तो वो कर्म करके आया है वहां पे. जैसे बोलते हैं ना, गोल्डन स्पून इन द गोल्डन चम्मच अगर उसको मिली है, सोने की चम्मच से अगर वो खाना खाएगा तो वो कर्म करके आया है. तो उसके लिए हमको अपने कर्म को बढ़ाना ताकि अगले जन्म में हम वैसा कुछ कर पाए. राइट. एंड नॉट एवरीबडी नीड्स वेल्थ बाय द वे, बट स्टिल जस्ट ए कंपैरिजन दे रहा हूँ कि अगर किसी को बहुत अच्छा भाग्य है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उससे हमको इंस्पायर होना है, उसमें जेलसी नहीं डालनी है. जेलसी नेगेटिव है, एनवी फिर भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन मेन थिंग इज दैट यू ब्लेस, गेट इंस्पायर्ड. उनको ब्लेसिंग्स दो, इंस्पायर हो जाओ, अपने कर्म को अच्छा करो ताकि आगे चल के आप भी उससे बेहतर रिजल्ट्स पा सको. देयर इज नो एंड टू द गुड रिजल्ट्स दैट यू कैन गेट. तो आप धरती पे ही हेवन क्रिएट कर सकते हो. तो दिस वाज द मैसेज फॉर टुडे. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ? हाँ, कितने लोग? हाँ, यही जन्नत है तो यही है, यही है, यही है, इसी जन्म में, इसी दुनिया में, इसी लाइफ में. राइट. So with this we come to the end of the session, and I hope this session was valuable to all of you. And any last question, I will still give you the opportunity. अगर किसी ने नहीं बोला है अभी तक और कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सवाल, तो कवन ने हाथ खड़ा कर दिया है, तो गुड कवन. ओके कवन, गो अहेड. सर, हम अक्सर सुना है कि अगर मींस example x and y, 2 persons are there, if they are fighting because of old janma it is happening. तो x ने y को मारा, ओके, तो हम बोलते हैं कि y ने मारा होगा x को. तो उसके पिछले वाला जन्म में फिर से ऑपोजिट हुआ होगा ना सर? मींस इस जन्म में x ने y को मारा तो y ने x को फिर से वो कैसा, ये मींस व्हेन इट विल गेट डिसॉल्व्ड, व्हेन ये कट ऑफ हो जाएगा? क्योंकि
The moment you get awakened, you will cut it off. जब तक आप सुप्त अवस्था में हो ये चलता रहेगा, ठीक है ना? तो जब आप अवेयर हो जाओगे, अवेकन हो जाओगे, तो कार्मिक से फ्रीडम मिल जाएगी. So you have to understand, सोल लेवल पे सिर्फ फ्रीडम है. बॉन्डेज कहाँ है? माइंड में. शरीर में कोई बॉन्डेज नहीं है ना, शरीर को तो बांध के नहीं रखा है, और सोल पूरा फ्री है, ये भी हम जानते हैं. बॉन्डेज कहाँ है? माइंड में. तो जब आप माइंड को हील कर लेंगे योग मार्ग से या फिर हीलिंग के मार्ग से, और भोग मार्ग से हट जाएंगे, भोग योनि से बाहर आ जाएंगे, यानी कि जागृत अवस्था में आ जाएंगे, सुप्त अवस्था से अपने कर्मों को हील करना शुरू करेंगे, आपको फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाएगी बॉन्डेज से. ये नॉन अटैचमेंट क्या है? इसी से तो यही तो है, नॉन अटैचमेंट ही तो फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज है. तो जैसे जैसे आप फ्री होते जाएंगे, आप उस रिलेशनशिप को हील करेंगे, ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देंगे, व्हाइट बॉल भेजना शुरू करेंगे, आप फ्री हो जाओगे. कोई चीटिंग किया तो भी same thing has to be done so that it will cut off, it will not continue. Yes, you have to ask for forgiveness or forgive people. दो ही चीजें हैं. And या तो आप moreover, उनको if we माफ are, करोगे या उनसे माफी मांगोगे. okay, and moreover if we are aware and conscious, वो cheating नहीं होगा हमसे. Means जो दो situation comes because of earlier karmas, we will be able to handle it in an alert way. You are awake, you are alert, and then you will walk on the path of satya and dharma. सत्य और धर्म के मार्ग पे चलोगे तो आप कॉन्शियस होके काम कर रहे हो. कर्मा का मतलब क्या है? आप कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग कर रहे हो. अब मेरे से पहले जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ करो, अब मैं सत्य और धर्म के मार्ग पे हूँ, अब मैं गलत नहीं करूंगा. कोई हमसे चीट किया तो, कोई हमको चीट किया है तो भी सर, मींस इफ यू आर अवेयर इट विल नॉट हैपन. Either you are aware of it or you first forgive it. पहले आपने उसको माफ करना, क्योंकि आप भी कई बार ये कर चुके हो पिछले जन्म में या उससे पहले या अभी भी. तो सबसे पहले उसको माफ करो, और फिर जो आपने गलती करी है उसके लिए माफी मांगो. अगला माफ करता है या नहीं, या अगला माफी मांगता है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता. आपको फ्री होना. मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, अगर आप किसी को माफ कर रहे हो तो आप फ्री हो रहे हो एंगर से, और अगर आप किसी से माफी मांग रहे हो आप गिल्ट से फील हो रहे हो, फ्री हो रहे हो. वो माफ करें या ना करें वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको माफी मांगनी है और सिंसियरली मांगनी है, और वो गलती दोबारा नहीं करनी है. और फिर सरेंडर टू, अगर वो इंसान नहीं है तो भगवान से माफी मांग लो. सरेंडर टू डिवाइन. सब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज बोलते हैं. सब धर्मों को छोड़ के भगवान की शरण में चले जाओ, वो आपको सब पापों से मुक्त कर देगा. Surrender to divine, right? Okay, so with this we come to the end of the session. So thank you very much. It was a wonderful experience for me, and I hope all of you got a lot of value. So we will meet again next week, and with a lot of energy and excitement, and share with people about your results and achieve more breakthroughs. So enjoy a great day, enjoy a great week, enjoy a great life. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you so much.